हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी का क्लास 7 का हिंदी वसंत का चैप्टर नंबर 2 यानी अध्याय 2 का जो है दादी माँ, उसका सारा प्रश्न अभ्यास इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। जितना भी प्रश्न अभ्यास में प्रश्न मतलब जितना क्वेश्चन है सारा इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें पहला प्रश्न है कहानी से। प्रश्न 1, लेखक को अपनी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती थी। अपनी दादी माँ के साथ कौन कौन सी याद आती थी, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के अलावा बचपन की अन्य निम्नलिखित बातें याद आती थी। तो पहला इसमें लिखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। अपने मित्रों और शुभचिंतकों को खुश करने के लिए छुट्टियों की सूचना देना तथा पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाना। अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें गंधपूर्ण झाग भरे जलाशय में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना। अगला है इसी में थर्ड पॉइंट, किशन भैया की शादी में औरतों का अभिनय छुपकर देखना, रामी चाची की घटना, पहले डांटना फिर बाद में आशीर्वाद देना। अगला पॉइंट, मुसीबत के समय पिताजी को तसल्ली देने की घटना आदि भी याद आती है। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी, तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग। दादा की मृत्यु के पश्चात लेखक की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि पिताजी व भैया ने धन का सही उपयोग न किया। गलत मित्रों की संगति से सारा धन नष्ट कर डाला। इसके अलावा पिताजी ने दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी अपार संपत्ति उधार लेकर व्यय किए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 में, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। इसका उत्तर में लिखेंगे दादी माँ का सेवा, संरक्षण, परोपकारी व सरल स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हीं के कारण ही वे दूसरों का मन जीतने में सदा सफल रही। लेखक के बीमार होने पर दादी द्वारा उनकी सेवा करना, रामी चाची की बेटी की शादी पर उनके घर जाकर उसकी सहायता करना व पिछला ऋण माफ़ करना, पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादा की निशानी का प्रतीक सोने का कंगन उन्हें देना आदि दर्शाता कि दूसरों की सहायता करना वे अपने जीवन का कर्तव्य समझती थी। अगला है कहानी से आगे। प्रश्न 1, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कहानी में आए क्वार, आषाढ़, माघ महीने का मौसम अलग अलग होता है। जैसे क्वार, न अधिक गर्मी न अधिक सर्दी, इसमें गर्मी का अंत हो रहा होता है, हल्की हल्की ठंड शुरू हो जाती है। दशहरा इस मास का प्रमुख त्यौहार है। इस मास में पोखर, तालाब और धान के खेतों में पानी भरा होता है। आषाढ़ वर्षा ऋतु का पहला महीना होता है। इस महीने में गर्मी अपने चरम सीमा पर होती है। इस महीने में वर्षा का आरंभ होने से गर्मी से राहत मिलती है, वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है। अगला है माघ। इस महीने में सर्दी अपने चरम पर होती है, कभी कभी तापमान शून्य से भी नीचे चला जाता है और पाला पड़ जाता है। ऐसे में सर्दी और ठंड बढ़ जाती है। इस महीने में पछुआ हवा चलने से सर्दी और अधिक बढ़ जाती है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 2 में, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। लेखक इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे सर्दी, गर्मी, बरसात। तीन मौसम मुख्य रूप से माने जाते हैं। पहला सर्दी। सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है, लोग गर्म पेय पीना पसंद करते हैं। फलों में सेब, अमरूद, केले व अंगूर तथा सब्जियों में पालक, बथुआ, सरसों, मटर, फूलगोभी, बंधा गोभी
बंद गोभी और मूली अधिक मात्रा में मिलते हैं। अगला गर्मी। गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। गर्म पेय का स्थान ठंडे पेय ले लेता है। फलों में खरबूज, तरबूज, लीची व आम तथा सब्जियों में भिंडी, टिंडा, तोरई, घिया, कटहल, खीरा, ककड़ी आदि अधिक मिलते हैं। बरसात। इस मौसम में अत्यधिक वर्षा होती है। फलों में कई किस्म के आम, आलू बुखारा, खुरमनी नामक वसंत फल व सब्जियों में पालक, फलियां, बैगन, करेले, कमल, ककड़ी आदि मिलते हैं। इनके साथ गर्मी के मौसम वाले फल व सब्जियों भी बराबर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। अगला है अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1। इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए कि किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और यह उन्हें कहाँ से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस विषय में लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, गांव के लोगों को निम्न परिस्थितियों में ऋण लेना पड़ता होगा। पहला, फसलें किसी भी वजह से नष्ट हो जाने पर दूसरी फसल उगाने हेतु, शादी ब्याह के समय और बच्चे के नामकरण संस्कार अथवा किसी अन्य समारोह हेतु, मृत्यु भोज हेतु आदि, घर आदि बनवाने हेतु, कभी कभार किसी बच्चे की उच्च शिक्षा हेतु, पशु खरीदने हेतु। यह ऋण उन्हें गांव के जमींदारों व साहूकार से मिलता होगा। यदि आज के संदर्भ में ले तो गांव वासियों को ऐसे ऋण सहकारी समितियों व बैंक द्वारा भी मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपने घर में बड़े से चर्चा भी कीजिए। इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 2। घर पर होने वाले उत्सवों समारोहों में बच्चे क्या क्या करते हैं? अपने और अपने मित्रों के अनुभवों के आधार पर लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, घर पर होने वाले उत्सवों समारोह में बच्चे नए नए कपड़े पहनकर मौज मस्ती करते हैं, कई प्रकार के व्यंजनों का आनंद लेते हैं, नाच गाकर खूब आनंद मजे लेते हैं। बच्चे इन दिनों पढ़ाई लिखाई के भार से मुक्त हो जाते हैं। बड़ों की व्यस्तता के कारण वे डांट डपट से भी बच जाते हैं। अगला है भाषा की बात। प्रश्न 1। नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इसमें है, जरा सी कठिनाई पढ़ते अनमना सा हो जाता है, सन से सफ़ेद। फिर यहाँ नीचे दिया हुआ है, समानता का बोध कराने के लिए स, सी, से का प्रयोग किया जाता। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका हम लोग लिखेंगे उत्तर में पहला, बर्फ सा ठंडा शरीर, बुखार उतरते ही उसका शरीर बर्फ सा ठंडा हो गया। अगला लिखेंगे, मिश्री सी मीठी, बच्चों की मिश्री सी मीठी बातें कानों को बहुत आनंद देती है। अगला है हल्दी सा पीला। इसका वाक्य बनेगा, घर की परेशानियां झेलते झेलते आदित्य इतना कमजोर हो गया कि उसका रंग हल्दी सा पीला लगने लगा। अगला है भंवरे से, भारती के बाल साबरे से काले हैं, भावरे से काले हैं। अगला है सागर सा गहरा, कबीर का ज्ञान सागर सा गहरा था। अगला है प्रश्न संख्या 2। कहानी में छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। जैसे वाक्य आए हैं, किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जैसे वहाँ जाकर थक गया, उन्हें ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाइए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, वाक्य बनाएंगे तो, मनुष्य को जीवन में कदम कदम पर परीक्षा देना पड़ता, पहला। दूसरा लिखेंगे, नेहा ना जाने क्यों जोर जोर से चिल्ला रही थी। अगला लिखेंगे, मेरे बार बार मना करने पर वह खेलने चला गया। अगला लिखेंगे, अंशु हंस हंस कर पागल हो रही थी। अगला लिखेंगे, गाड़ी धीरे धीरे जा रही थी। अगला प्रश्न संख्या 3 में, बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में है। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियाँ होती है।
उदाहरण के लिए निकषार, ब्रह्मा, उरीन, चिऊरा, छौका इत्यादि शब्दों का देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में भी अलग ढंग से होता है। जैसे चूड़ा को चिड़वा, चू को पोहा और इसी तरह छौका को छौक, तड़का भी कहा जाता है। निकसार, उरीन और बरहम शब्द क्रमशः निकास, उरीन और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा बोली से एकत्र कीजिए और कक्षा में लिखकर दिखाइए। तो इसका हम लोग लिखेंगे, बोलचाल की भाषा के प्रचलित शब्द। छोरी, छोरी हिंदी में से बोलते हैं लड़की। आपा, आपा मतलब होता है घमंड। बंदा, बंदा मतलब व्यक्ति। घना, घना मतलब अधिक। हुड़क, हुड़क मतलब चाहत। नेक्स्ट लिखेंगे बटेयू, बटेयू मतलब होता है दामाद। घासलेट, मिट्टी का तेल। जयो यानी जाना। भनक यानी शक। काहे यानी किस लिए। दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में एनसीईआरटी का क्लास 7 का हिंदी वसंत का चैप्टर नंबर 2 दादी माँ का सारा प्रश्न अभ्यास इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।